गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 14 विंड एंड स्टॉर्म। हमारा 13 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये हमारा नया चैप्टर है। विंड, मूविंग एयर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड विंड। अब एटमॉस्फेयर में जो भी हवा चल रही होती है, मूव कर रही होती है, उसे हम विंड कहते हैं। ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन। अब ये क्यों होता है हवा की? तो ये तो नॉन लिविंग थिंग में आती है। तो ये कैसे मूव कर रही है? तो जो सन, आप जानते हैं, हीटिंग करता है, अर्थ को हीट करता है। सन की जो गर्मी है, जो रेज आती हैं, इसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है अर्थ के अंदर। उसी की वजह से क्या होता है, पूरी जो अर्थ है, हमारा पूरा जो ग्लोब है, उसका सारे एरिया में तो बराबरी से नहीं होता ना, कि अगर एक तरफ सूरज की किरणें इतनी पड़ रही हैं तो पूरा ही एरिया में कहीं सर्दी पड़ती है, कहीं गर्मी, कहीं बारिश। तो उसकी वजह से अलग अलग मौसम्स भी होते हैं। तो इसी अनइवन हीटिंग की वजह से क्या होती है, विंड क्रिएट होती है। इन योर स्कूल प्लेग्राउंड यू मस्ट हैव नोटिस दैट सम एरियाज आर वार्मर देन द अदर्स। अब देखिए, ये तो हमने बहुत बड़ी बात कर ली अर्थ की, लेकिन छोटी सी जंगल है हम, हमारा स्कूल का प्लेग्राउंड। हम लोग कहीं खड़े होते हैं तो देखते हैं कहीं, जैसे हम ग्राउंड में खड़े हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जहाँ पेड़ नहीं होते, खुला हुआ स्पेस होता है, हम देखते हैं वहाँ पे क्या होती है, हवा थोड़ी वार्म होती है, गर्म होती है। लेकिन वही हम अगर दूसरे एरिया में जाएं जहाँ पेड़ पौधे हों, घास हो, वहाँ की हवा ठंडी होती है, कूलर होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए सीमेंट सरफेस विल बी हॉटर देन ए पैच ऑफ ग्रास। अब देखिए, जो सीमेंट की सरफेस होगी वो ज़्यादा गर्म होगी ग्रास की कंपैरिजन में। घास की कंपैरिजन में अगर आप ग्राउंड में जाएंगे, वहाँ ग्रास होती है, ठीक है, तो वो क्या होगी, इतनी हॉट नहीं होगी जितनी सीमेंट की सरफेस होगी। दिस इज बिकॉज सर्टेन एरियाज एब्जॉर्ब मोर हीट देन अदर्स। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि कुछ एरियाज क्या होते हैं, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू अदर एरियाज, ठीक है, दूसरे एरिया के कंपेरिजन में। Therefore, the air above these surfaces will also absorb different amounts of heat. जैसे ये सरफेस एरियाज, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे ही क्या होता है, हवा में भी यही क्वालिटी होती है कि जो एयर है हमारे सरफेस के ऊपर, अबव दीज सरफेसेस विल एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है ना, जो हीट का अमाउंट है अलग अलग होता है एब्जॉर्प्शन का। कहीं ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है, कहीं कम, तो हमें कहीं गर्मी ज़्यादा लगती है, कहीं कम। यू नो दैट एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। देखिए, जब भी हीटिंग बढ़ाएंगे तो एयर क्या होगी, एक्सपांड्स होगी, यानी फैलेगी। जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो दूर दूर चले जाएंगे। एज एयर गेट्स वार्मर इट्स पार्टिकल्स स्प्रेड आउट। जैसे जैसे एयर गर्म होती जाएगी, वार्म होती जाएगी, उसके जो पार्टिकल्स होंगे जिससे एयर बनती है वो स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएंगे। द रिवर्स हैपन्स व्हेन एयर कूल्स डाउन। और इसका उल्टा तब होता है जब हवा ठंडी हो। इट्स डेंसिटी इंक्रीज एंड इट बिकम्स हैवियर। सर्दियों में क्या होता है, हवा की डेंसिटी बढ़ जाती है, उसके जो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और वो भारी हो जाती है, हैवियर हो जाती है। दस ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ एयर इज वार्मर एयर राइजेस, कूलर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस। दिस इज हाउ विंड ब्लोज। और इसलिए क्या होता है, हवा चलती है। ऐसा क्यों चलती है हवा? क्योंकि जैसे देखिए, its density increases and it's become heavier. This due to uneven heating of air. ये जो uneven heating है एयर की, कहीं ज़्यादा गर्म हो रही है, कहीं कम, तो क्या होगी, जो गर्म हवा होगी वो तो ऊपर उठ जाएगी, और जो ठंडी हवा होगी, कूलर एयर होगी आप हमारे आसपास के सराउंडिंग में, वो अपनी जगह लेने के लिए रश करेगी। मतलब वो तो हैवियर है। गर्म हवा के कंपैरिजन में कूल एयर क्या होती है, हैवियर होती है। हमने ऊपर अभी लाइन में देखा था कि जो कूल एयर होती है वो हैवियर होती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि उसके सारे पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा भारी होगी वो उतनी नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या आएगी, जहाँ से भी हवा गर्म होगी वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, वो जगह खाली हो जाएगी, तो ठंडी हवा क्या होगी, उस जगह पर आएगी, क्योंकि हैवी है, नीचे की तरफ आएगी, तो वो उस जगह को टेक ओवर करेगी। और हमें वही क्या लगता है, हवा चलना, कि हवा चल रही है, विंड ब्लो कर रही है। द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मानसून विंड्स। ठीक है ना, ये मानसून विंड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये अर्थ की अनइवन हीटिंग। अनइवन का मतलब है बराबर ना होना। Monsoon winds are seasonal rain-bearing winds that blow from the southwest in summer and the northeast in winter. मानसून विंड्स क्या होती हैं, सीजनल रेन बियरिंग विंड्स, यानी कि ऐसी हवा जो कि बारिश लेकर आती हैं, जिसमें बारिश भी हो रही हो, हवा भी चल रही हो, वो मानसून विंड्स कहलाती हैं। तो क्या होता है, समर, गर्मियों में तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाती हैं, साउथ से वेस्ट की तरफ, और सर्दियों में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो करती हैं। दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अब ये किससे क्लोजली रिलेट है, हीटिंग और कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस से।
In places close to the equator, the land becomes very hot during summer. अब इक्वेटर आप जानती हैं कि इमेजिनरी लाइन होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये सब इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इक्वेटर क्या करती है, हमारी अर्थ जो ग्लोब है हमारा, उसको दो हाफ्स में डिवाइड कर देती है, सेंटर लाइन होती है अर्थ की। तो इक्वेटर पे क्या होता है, गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस क्या होता है, इक्वेटर होता है समर्स के अंदर। और वो जितनी भी जगह है जो इक्वेटर के पास होती हैं वो सब। कॉन्सिक्वेंटली एयर ओवर द लैंड इज़ हॉटर देन द एयर ओवर द ओशन। अब देखिए क्या होता है, जो हवा ओशंस के ऊपर प्रेजेंट है वो इतनी गर्म नहीं होती जितनी कॉन्टिनेंट्स पे प्रेजेंट होती है, लैंड के ऊपर जो हवा प्रेजेंट होती है। वार्मर एयर राइजेज अप एंड कूल, रेन बियरिंग एयर फ्रॉम द ओशन रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस। अब देखिए जो लैंड की जो हवा होती है वो गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू ओशियन एयर। जो हवा पानी के ऊपर प्रेजेंट होती है, ज़रूरी नहीं ओशन ही हो, आपके लेक्स, रिवर्स, कोई सा भी आप वाटर बॉडी ले लीजिए, तो क्या होता है जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर जाती जाएगी, हमने ऊपर पढ़ ही लिया, जैसे जैसे हीटिंग बढ़ती जाती है अर्थ की, जो एयर जो सबसे ज़्यादा हीट जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी उतनी ज़्यादा एक्सपांड होगी, फैलेगी, लाइटर हो जाएगी। और लाइटर एयर की खासियत होती है कि वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है ना। लाइट एयर होगी तो वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो जब वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी तो उसकी जगह खाली हो जाएगी। तो जो हैवियर एयर है, जो ठंडे इलाकों की हवा है, चाहे से वो किसी वाटर बॉडी के ऊपर हो, छोटी आपके आसपास नदी नाले होंगे, वहाँ की जो हवा होगी वो उस जगह को कवर करने के लिए आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये नेचुरल फेनोमेना है। हैवियर एयर है तो वो अपने आप क्या होगी, आगे की तरफ गिरेगी, क्योंकि हैवी है। तो उससे क्या होगा, हमें वो क्या लगेगा कि हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं, ब्रीज, ठीक है, हमें ब्रीज लगेगी। वो ब्रीज क्या होती है, ठंडी हवा। Warmer air rises up and cool, rain-bearing air from the oceans rushes in to take its place. This is how monsoon winds are set up. ऐसे क्या होती हैं, monsoon winds set up होती हैं। गर्म हवा तो ऊपर उठ जाएगी और जो oceans की ठंडी ठंडी सीज की हवा होती हैं वो उस जगह को लेने के लिए आगे बढ़ेंगी। तो वही हमें क्या लगता है कि हवा चल रही है। एयर प्रेशर, the expansion of warm air and contraction of cold air are closely connected to a physical quantity of air called air pressure. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ कि जो एक्सपेंशन है, किसका एक्सपेंशन हो रहा है, वार्म एयर का, गर्म हवा का। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप समझते हैं, ये सिकुड़ना, लेकिन यहाँ ये सिकुड़ नहीं रही, पास पास आ रही है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोल्ड एयर आर क्लोजली कनेक्टेड टू ए फिजिकल क्वांटिटी। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं वो कलेक्टिवली एक फिजिकल क्वांटिटी से कनेक्ट होती हैं, दोनों ही एक साथ। गर्म हवा का तो एक्सपांड होना, एक्सपेंशन होना, और ठंडी हवा का कॉन्ट्रैक्ट होना, ये दोनों एक साथ, ये जो प्रोसेस है वो एक फिजिकल क्वांटिटी से कनेक्ट है। वो क्या है, प्रेशर, एयर प्रेशर, हवा का दबाव। दबाव ही तो बन रहा है जिसकी वजह से ठंडी हवा नीचे की तरफ आ रही है और हमें क्या लगता है कि हवा चल रही है। The air in the atmosphere exert a tremendous pressure pressing everything in the atmosphere. तो जो एटमॉस्फेयर में हवा प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है, हमने पढ़े लिया कि वो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो जो भी चीज़ किसी मैटर से मिलकर बनेगा वो प्रेशर तो क्रिएट करता ही है। हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि जो हमारे सराउंडिंग्स में एयर होती है वो हर चीज़ पर प्रेशर क्रिएट करती है, चाहे से वो चेयर हो, आप खुद हो, ह्यूमन बींग्स हो, कार हो, कोई भी हो। प्रेशर प्रेसिंग एवरीथिंग इन द एटमॉस्फेयर। तो जितनी भी चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रही हैं उन सब पर एक दबाव बनाती हैं। एक्टिविटी, एम टू शो दैट ऑल एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर। अब हम इस एक्टिविटी से क्या शो करेंगे कि जितनी भी हमारे आसपास हवा है वो हम पर दबाव बनाती है, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। मटेरियल्स नीडेड, ए थिन मेटल कैन, ए सॉफ्ट ड्रिंक कैन, ए स्टैंड, स्टोव, बंसन बर्नर, ए सिंक, ए पेयर ऑफ टोंग्स, सम डो यानी आटा, एंड सम वाटर। अब ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे, ये सब हमारे क्या है, घरों पर भी अवेलेबल होती है। स्टोव आप जानते हैं, ये बर्नर, स्टैंड ले लेंगे जिसपे हम स्टोव रख सकें, सिंक ले लेना है, ए पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे करना है। नोट, टू बी परफॉर्म अंडर अडल्ट सुपरविजन, किसी बड़े के साथ करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्टोव लिया है, बर्नर लिया है जिसमें हम आग जलाएंगे। मेथड, फर्स्ट फिल 1/3 ऑफ द टिन कैन विद वाटर। हमें सबसे पहले जो हमने टिन कैन लिया था मेटल का उसको हम पानी से फिलअप करेंगे। सेकेंड, प्लेस इट ऑन ए स्टैंड अबाउ ए स्टोव और बंसन बर्नर टिल द वाटर बॉइल्स, मेक श्योर ए लॉट ऑफ स्टीम एस्केप्स। देखिए हमें उसको गर्म करना है, जो बर्नर हमने लिया, बंसन बर्नर लिया, उसके ऊपर रख के स्टैंड लगा के उसके ऊपर हम ये टिन का कैन रखेंगे जिसमें हमने पानी फिल करा और उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे। थर्ड, अब देखिए हाँ, मेक श्योर ए लॉट ऑफ स्टीम एस्केप्स। अब हमें उसको क्या है, इतना खुला रखना है कि जो स्टीम भाप उसके अंदर बन रही है, पानी जो भाप में कन्वर्ट हो रहा है वेपो में, वो एस्केप कर सके, बाहर निकल सके। थर्ड, विद अडल्ट हेल्प रिमूव द टिन कैन फ्रॉम द फायर विद द टोंग्स। टोंग्स आप चिमटा भी समझ लीजिए,
किसी बड़े की मदद से हमें क्या करना है, उस टिन कैन को उस फायर यानी उस बर्नर के ऊपर से हटाना है। पोर आउट द बॉइलिंग वाटर एंड क्विकली सील द ओपनिंग ऑफ द टिन कैन विद द डो। अब देखिए हमें सारा जल्दी से ये क्विक एक्शन में हमने उसको टिन कैन को बर्नर पे से हटाया और उसके अंदर जितना भी बॉइलिंग वाटर था ना उसे हम कहीं निकाल देंगे किसी बर्तन में, और निकाल दी उसको हमें सील कर देना है। हमने आटा भी लिया था, डो भी लिया था, उस आटे को हम क्या करेंगे उस टिन कैन के ऊपर लगा देंगे गीला करके आटे को, जिससे क्या वो अच्छी तरह बंद हो जाए, सील कर देंगे। पोर सम कोल्ड वाटर ऑन द सील्ड कैन, व्हाट डू यू सी। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमने कैन को सील करा आटे से उसका मुंह बंद कर दिया ताकि ज़्यादा स्टीम ना निकले, उसके अंदर कुछ स्टीम रह जाए। हम उसके ऊपर जल्दी से जो हम सिंक का भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ ले जाके इस बर्नर को टिन कैन को हम लोग क्या करेंगे, उस पर ठंडा पानी डालेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या हुआ ठंडा पानी डालने से। Observation: you will see that the tin can literally crumples up when water is poured on the can. टिन कैन क्या हुआ, क्रम्बल्ड अप हो गया। आप देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में दे रखा है सिकुड़ना, जैसे किसी ने उसे हाथ से प्रेस करके दबा दिया हो तो ऐसे क्रम्पल्स अप हो जाएगा जब हम पानी उस पर डालेंगे। ऐसा क्यों हुआ? Conclusion: in an ordinary situation, the air present inside the tin can would push its wall outward, while the air outside the can in the atmosphere pushes the wall inward. देखिए ऑर्डिनरी सिचुएशंस में क्या होता है, अभी तो हमने टिन कैन को गर्म करा था, लेकिन जो ऑर्डिनरी सिचुएशंस होती हैं उसमें जो टिन कैन के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है वो तो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है बाहर की तरफ, और जो बाहर की एयर होती है वो प्रेशर बाहर की वॉल्स पे लगाती है, जिसकी वजह से टिन कैन का कैसा हो रहा है, प्रेशर इनवर्ड हो रहा है, पुशेस द वॉल इनवर्ड, यानी बाहर की हवा जो जो टिन की वॉल है उसको अंदर की तरफ धकेलती है, पुश करती हैं। द टू फोर्सेस कैंसल ईच अदर आउट एंड द टिन कैन रिमेन्स इंटैक्ट। अब देखिए दो प्रेशर एक साथ हो रहे हैं, टिन कैन के अंदर भी एयर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होते ही हैं, वैक्यूम थोड़ी होता है खुले हुए टिन कैन में। तो क्या होता है, जो इंटरनल एयर है वो इंटरनल वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है बाहर की तरफ, यानी वो उसकी जो वॉल है इंटरनल वॉल है उसे बाहर की तरफ पुश कर रही है, बाहर की एयर अंदर की तरफ पुश कर रही है। तो ये दोनों प्रेशर मिलके क्या करते हैं, जो टिन कैन है उसको सीधा रखते हैं, उसकी वॉल को सही रखते हैं, remains intact. But when water boils, the steam formed pushes almost all the air out of the can. अब देखिए हम जानते हैं कि जैसे जैसे हवा हल्की होती जाएगी एक्सपैंड होती जाती है और ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। तो जब हमने पानी उस टिन कैन के अंदर बॉईल करा तो जो उसके अंदर स्टीम फॉर्म्ड हुई, pushes almost all the air out of the can, वो क्या करती है, सारी ही हवा को बाहर धकेल देती है जितनी भी कैन के अंदर हवा होती है। सीलिंग द टिन कैन फर्दर क्रिएट्स एन एयर वैक्यूम, जिसकी वजह से क्या होता है, हमने जो टिन कैन को आटे से सील कर दिया था अच्छी तरह, उसकी वजह से क्या हुआ, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि उसके सारे होल्स कवर हो गए थे, कोई आउटर एयर अंदर जा ही नहीं पाई, तो अंदर क्या हुआ, वैक्यूम हो गया। Thus there is almost no air inside the tin can to counter the pressure of air from outside. इसलिए अंदर कोई हवा रही ही नहीं जिससे क्या कर सके, वो हवा जो बाहर की एयर अंदर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसको काउंटर कर सके, उसकी बराबरी कर सके। ठीक है, द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड द कैन क्रशेज द टिन कैन। हमने ऊपर देखा था कि टिन कैन के अंदर जो एयर होती है वो उसकी वॉल को आउटवर्ड पुश करती है, और जो एक्सटर्नल एयर होती है वो उसकी वॉल को इंटरनल पुश करती है, इनवर्ड पुश करती है। तो जब वैक्यूम क्रिएट हुआ, हमने पानी पोर आउट करके जो बॉइलिंग वाटर था उसे निकाल कर जब कैन को सील कर दिया आटे से, तो अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से अंदर कोई एयर बची ही नहीं जो इस प्रेशर को काउंटर कर सके। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब हमने ठंडा पानी टिन के ऊपर डाला तो वो क्रम्पल हो गया, पूरा सिकुड़ गया। आप इसे इसमें देख सकते हैं इस पिक्चर में। द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड द कैन क्रशेज द टिन कैन, पूरा क्रश कर दिया, क्रश हो गया पूरा। तो ये क्यों हुआ क्रश, जो प्रेशर क्रिएट हुआ आउटसाइड, जो टिन के आउटसाइड प्रेशर क्रिएट हुआ उसने क्या कर दिया, टिन को पूरा क्रश कर दिया उस प्रेशर ने। टेम्परेचर अफेक्ट्स एयर प्रेशर। अब एयर के प्रेशर को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, यहाँ आया एक टेम्परेचर। एयर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। अब देखिए जितनी भी हवा का दबाव होता है अलग अलग जगह पे, वो वहाँ के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ए प्लेस एट ए लोअर टेम्परेचर यूजुअली हैज़ ए हायर प्रेशर देन ए प्लेस एट ए हायर टेम्परेचर। ए प्लेस एट ए लोअर टेम्परेचर यूजुअली हैज़ ए हाई प्रेशर। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा किसी जगह का, वहाँ का क्या होगा,
यूजुअली हैज़ ए हाई प्रेशर, वहाँ क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं हमने ऊपर हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी एयर एब्जॉर्ब करेगी हवा को, वो एक्सपैंड होती जाएगी, और जितनी चीज़ें एक्सपैंड होगी वो ऊपर की तरफ उठती जाएगी। और उसी का हमने एक रिवर्स फेनोमेना पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा सर्दी होगी, कोल्डर एरिया होगा, एयर पार्टिकल्स जो होंगे वो पास पास आएंगे, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ने की वजह से वो क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी और नीचे आ जाएगी। अब जैसे जैसे हवा नीचे आएगी कोल्डर ठंडी हवाओं पे, ठंडी हवा का मतलब, ठंडी जगहों का मतलब क्या है, वहाँ टेम्परेचर कम है, गर्मी कम है, लोअर टेम्परेचर पे कह सकते हैं हम कोल्डर एरियाज़ को। तो ए प्लेस एट ए लोअर टेम्परेचर यूजुअली हैज़ ए हायर प्रेशर, हम समझ ही गए, क्योंकि जो एयर पार्टिकल्स थे वो पास पास आ गए, डेंसिटी बढ़ गई हवा की, वो नीचे की तरफ आई, तो हमें ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। देन ए प्लेस एट ए हायर टेम्परेचर, एयर मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। हमने ऊपर देख ही लिया था कि क्या होता है, अलग अलग एरियाज़ होते हैं जो अलग अलग जो टेम्परेचर है, एयर होती है जो अलग अलग टेम्परेचर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, कहीं ज़्यादा करती है कहीं कम। जहाँ ज़्यादा करेगी वो एक्सपैंड होकर ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, वहाँ वैकेंट स्पेस बच जाएगा, तो जो कोल्डर एयर होगी वो उस जगह को कवर अप कर लेगी, और वही जो उसका पार्टिकल का मूवमेंट होगा कोल्डर एयर के, वही हमें क्या लगेगा कि विंड चल रही है, हवा चल रही है। तो यूजुअली क्या होता है, जो एयर मूव क्या करती है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है, यानी ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ मूव करती है। और ऐसा क्यों होता है, ये हमने ऊपर एक्टिविटी और ऊपर वाले चैप्टर के पेज में, फर्स्ट पेज में पढ़ लिया। मूविंग एयर एंड लिफ्ट, व्हेन एयर ब्लोज इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी सीधा, हॉरिजॉन्टल समझते हैं ना, होराइजन सीधे की तरफ, ऊपर वर्टिकल मतलब अगर नीचे से ऊपर जाए, और हॉरिजॉन्टल मतलब नीचे की तरफ, right to left या right to right. The pressure is lower in places where it moves faster than in places where it moves slower. This effect provides a lift. Let us see how. तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे एयर ब्लो करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो जहाँ भी क्या होता है, द प्रेशर इज़ लोअर इन प्लेसेस वेयर इट मूव्स फास्टर, जहाँ वो सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करेगी वहाँ प्रेशर कम होगा एज़ कम्पेयर टू द प्लेसेस वेयर इट मूव्स स्लोअर, जहाँ वो धीरे मूव करेगी, ठीक है। अब हम ये इफेक्ट पढ़ेंगे इस एक्टिविटी से। एम टू शो दैट मूविंग एयर प्रोवाइड्स लिफ्ट, मटेरियल नीडेड, ए स्ट्रिप ऑफ थिन पेपर सच एज न्यूज़पेपर, ठीक है, आप क्या करें, थिन पेपर ले लीजिए, आप न्यूज़पेपर का एक पेज फाड़ लीजिए, एक स्ट्रिप फाड़ लीजिए। मेथड, होल्ड वन एंड ऑफ द पेपर स्ट्रिप विद योर फिंगर्स, यू विल सी दैट द स्ट्रिप हैंग्स डाउन। अब हम क्या करेंगे, एक जो हमने पेपर की स्ट्रिप ली है, पतली सी लिया है स्ट्रिप, उसको हम हमारे एक एंड को हमारे हाथों से, उंगलियों से पकड़ेंगे। हम क्या देखेंगे कि दूसरा एंड जो है वो नीचे गिर गया, और हमारे हाथ में वो जो स्ट्रिप थी वो लटक गई, हैंग हो गई। सेकेंड, नाउ ब्रिंग द स्ट्रिप, जस्ट ब्लो योर माउथ एंड ब्लो ऑन टॉप ऑफ इट इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब देखिए हमें क्या करना है, जैसे हम बलून्स को फुलाते हैं, पॉइंट में हमने क्या करा, इस स्ट्रिप को हमारे मुंह के पास लेके गए और हमने उसके ऊपर हवा को ब्लो करा। जैसे हम बलून्स को फुलाते हैं हमारे बर्थडेज पर वगैरह पे, ऐसे ही हमने क्या करी, हमारी जो एयर थी माउथ की वो ब्लो आउट करी, तो उससे क्या हुआ, स्ट्रिप क्या हुई, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऊपर उठ गई। पहले तो वर्टिकली डाउन हो गई थी, हैंग डाउन हो गई थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको हमारे मुंह के पास लेकर आए और हमने उसके ऊपर हवा ब्लो आउट करनी शुरू करी एयर को, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसे इस फिगर में दिखा रहा है, स्ट्रेट हो गई। What do you observe? Observation, when you blow on top of the strip of paper, the paper rises up, ठीक है ना। जैसे ही हमने जो पेपर स्ट्रिप के ऊपर क्या करा, ब्लो करा, हवा ब्लो आउट करी, वो पेपर क्या हो गया, राइजेज अप हो गया, सीधा हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कंक्लूजन, दिस मीन्स दैट द एयर प्रेजेंट बिलो द पेपर स्ट्रिप पुशेस इट अप। इसका क्या मतलब निकला कि जो हवा इस पेपर के नीचे प्रेजेंट थी, उसने क्या करा, उस पेपर को पुशेस इट अप, ऊपर की तरफ पुश करा, धकेला। In the above activity, the strip of paper which was hanging down rises up when air is blown over it. When we blow air, the air above the strip of paper moves at a greater speed than the air below it. ठीक है ना, तो क्या हुआ, जो स्ट्रिप ऑफ पेपर थी वो ऊपर उठ गई हवा के ब्लो आउट करते। तो जब भी हम हवा को क्या करेंगे, ब्लो आउट करेंगे, एयर को ब्लो करेंगे, द एयर अबव द स्ट्रिप ऑफ पेपर मूव्स एट ए ग्रेटर स्पीड दैन द एयर बिलो। अब देखिए ऊपर की जो हवा होगी ना, वो नीचे की हवा के कंपैरिजन में ग्रेटर स्पीड में मूव करेगी। जो
स्ट्रिप पेपर स्ट्रिप थी, हमने नीचे की तरफ से हवा दे रहे थे, उसके ऊपर भी हवा प्रेजेंट है, तो जो ऊपर वाली हवा होगी वो ग्रेटर स्पीड से क्या हो जाएगी, ब्लो आउट हो जाएगी। दिस प्रोड्यूस ए रीजन ऑफ लोअर प्रेशर ओवर द स्ट्रिप ऑफ पेपर एज कम्पेयर टू द रीजन बिलो इट। अब क्या होगा, जो स्ट्रिप के ऊपर का जो रीजन होगा वह लोअर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, एक रीजन लोअर प्रेशर का क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, the air from below therefore pushes up the strip of paper making it rise। जो हवा होगी नीचे की तरफ स्ट्रिप की वो उसे ऊपर की तरफ पुश कर देगी और मेक इट राइज यानी उसको सीधा कर देगी। द सेम इफेक्ट मल्टीप्लाइज मैनीफोल्ड व्हेन wind blows at great speed over roofs of the houses during a storm। देखिए क्या होता है, जब हवा है हमारे, जब स्टॉर्म तूफान आ जाते हैं, आप देखा होगा ज़्यादातर जो घर की छतें होती हैं जो टीन की बनी होती हैं, लकड़ी की बनी होती हैं, वो ब्लो आउट हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। तो ये भी यही प्रेशर है, ये लोअर प्रेशर और हायर प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि ऊपर लो प्रेशर बन जाता है, नीचे हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी घर के अंदर हाई प्रेशर होता है तो वो घर की जो रूफ्स होती हैं, हाउसेस की रूफ्स होती हैं, वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। देयर इज़ ए ड्रॉप इन एयर प्रेशर ओवर द रूफ टॉप। Thus the pressure inside the house under the roof is greater than the pressure outside। ये मैंने बता ही दिया कि घर के अंदर का प्रेशर आउटसाइड की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। This imbalance can blow off the roof if it is not firmly fixed। अगर वो अच्छी तरह, जो हमारी रूफ्स होंगी, छत होंगी, अगर वो अच्छी तरह से लगी हुई फिक्स नहीं होंगी वॉल्स पर, तो क्या होगा, ये जो इम्बैलेंस क्रिएट होगा लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया का, ये हमारी रूफ्स को ब्लो आउट करवा देगा। ठीक है, कैन ब्लो ऑफ द रूफ। इसकी वजह से क्या होगा, अंदर तो हाई प्रेशर बना, ऊपर लो प्रेशर बना, इसकी वजह से हमारी घर की जो छतें होती हैं, मेनली जो टीन की बनी होती हैं या लकड़ी की बनी होती हैं, वो स्टॉर्म्स में क्या होती हैं, उड़ जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड। इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इफेक्ट्स ऑफ विंड वी नीड टू नो 2 बेसिक पैरामीटर्स। देखिए, हमें अगर किसी हवा के इफेक्ट को समझना है तो हमें 2 पैरामीटर्स अच्छे से ध्यान में रखने होंगे। फर्स्ट है विंड डायरेक्शन विच टेल्स अस वेयर इट इज़ हेडेड। देखो, एक तो विंड डायरेक्शन होगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हवा कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है, सॉरी, वेयर इट इज़ हेडेड। दूसरा है विंड स्पीड विच टेल अस वेदर द विंड इज़ जेंटल और इफ इट इज़ फ्यूरियस। एक उसकी स्पीड, ठीक है, एक तो डायरेक्शन पता होना चाहिए हमें, ये 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो विंड का डायरेक्शन और एक उसकी गति, कि हवा जेंटल है या फ्यूरियस यानी बहुत तेज़ है। विंड वैन, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ विंड इज कॉल्ड विंड वैन। देखिए, फिगर 14.2 में विंड वैन का एग्जांपल दे रखा है, यहाँ हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को डिनोट कर रखा है, नंबर उससे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, विंड वैन, और ये किस काम आता है, इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ विंड। नाउ वी विल परफॉर्म एन एक्टिविटी। एम टू कंस्ट्रक्ट ए सिंपल विंड वैन। अब हम इस विंड वैन को बनाएंगे। मटेरियल्स नीडेड, ए स्मॉल बॉटल, ए सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल ले लेंगे, ए प्लास्टिक स्ट्रॉ ले लेंगे, टॉलर देन द बॉटल। अब हमें इतनी बड़ी स्ट्रॉ लेनी है, जो हमने बॉटल ली है वो उससे ज़्यादा लंबी हो। स्टिफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड ले लेंगे, सीजर, एडहेसिव टेप, ए बिग पॉट फिल्ड विथ सैंड। हमें एक पॉट भी लेना है जो कि मिट्टी से, सैंड से भरा हुआ हो, मैग्नेटिक कंपास एंड मार्कर पेन। मेथड, कट आउट द शेप ऑफ एन एरो विद द पॉइंटेड टिप एंड ए ब्रॉड टेल। हमें क्या करना है, फ्रॉम द कपबोर्ड एंड पॉइंटेड टिप शुड बी द पॉइंटेड टिप शुड हैव ए स्मॉलर सरफेस एरिया देन द टेल। हमने जो कार्डबोर्ड का कार्डबोर्ड लिया था, उसमें से हम एक एरो का शेप काट लेंगे और एक टेल, ब्रॉड टेल। द पॉइंटेड टिप शुड हैव ए स्मॉलर सरफेस एरिया देन द टेल। तो जो पॉइंटेड टिप हमने काटी थी उसका सरफेस एरिया टेल के कंपैरिजन में स्मॉल होना चाहिए। सेकंड, स्टिक वन एंड ऑफ द प्लास्टिक स्ट्रॉ टू द मिडिल ऑफ द एरो। अब हमने जो प्लास्टिक स्ट्रॉ ली थी, जो बॉटल से ज़्यादा लंबी थी, टॉलर थी, उसे हमें एरो के मिडिल में क्या करना है, स्टिक कर देना है। हमने एडहेसिव टैप भी लिया था। सच दैट द स्ट्रॉ एंड एरो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे कि परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर समझते हैं हम। थर्ड, इंसर्ट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू द माउथ ऑफ द प्लास्टिक बॉटल। अब जो एक स्ट्रॉ के एक एंड को तो हमने किस एरो के मिडिल में हमने ना स्टिक कर दिया, और दूसरा जो स्ट्रॉ का एंड था उसे हम प्लास्टिक बॉटल के माउथ में लगा देंगे। बरी ए लार्ज पोर्शन ऑफ द बॉटल इन द पॉट ऑफ सैंड। अब हमने जो सैंड का पॉट लिया था, जिसके अंदर हमने बहुत सारी सैंड ली थी पॉट में, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो निचला पोर्शन होगा
बॉटल का उसको बरी कर देंगे, दबा देंगे। मेक श्योर दैट द माउथ ऑफ द बॉटल इज़ वेल अबव एंड दैट द एरो कैन मूव फ्रीली। अब हमें एक चीज़ श्योर करनी है कि जब हमने बॉटल को मिट्टी के अंदर दबा दिया तो बॉटल का जो माउथ था जिसके अंदर हमने स्ट्रॉ डाली थी वो ऐसे खड़ी रहे कि जो उसके ऊपर हमने एरो को स्टिक करा था ना वो ईजिली हिल सके, मूव कर सके। यूज़ द कंपास टू लोकेट द डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वेस्ट। अब हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन। ऑब्जर्व व्हेन द विंड ब्लोज द एरो टर्न्स एंड पॉइंट्स मोर और लेस स्टेडीली एट अ सर्टेन डायरेक्शन। कंक्लूजन, व्हेन द विंड ब्लोज इट प्रेसेस ऑन द एरो शेप्ड कार्डबोर्ड since the tail is bigger it gets pushed more than the smaller pointed tip. The pointed tip of the arrow points to the direction from which the wind is blowing। ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे ही ऊपर देखिए जो हमने इस एक्टिविटी में देखा था, ये जो बॉय है स्ट्रिप के ऊपर एयर ब्लो कर रहा है, हवा दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पहले तो ये जो स्ट्रिप थी पेपर की वो नीचे की तरफ लटकी हुई थी पर हवा देने में वो स्ट्रेट हो गई। वैसा ही इस एरो पर होगा क्योंकि हमने टेल का जो एरिया था वो ज़्यादा था एरो के टिप की कंपैरिजन में, इसलिए जैसे विंड ब्लो होगी तो वो एक सर्टेन डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो विंड होगी उसके जो पार्टिकल्स होंगे हमने पता ही था वो प्रेस करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। इस प्रेशर की वजह से ये जो पॉइंटेड टिप है एरो का ये एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि विंड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। A wind van can be made in any shape, keeping in mind that the tail should be larger than the tip। अब जो ये विंड वैन है हम इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं लेकिन सिर्फ जो टेल है वो बड़ी होनी चाहिए टिप की कंपैरिजन में। अपार्ट फ्रॉम द एरो अनदर कॉमन शेप यूज इन विंड वैन्स इज दैट ऑफ रूस्टर। देखिए एरो की जगह क्या कैसा शेप ज़्यादातर बनाया जाता है, रूस्टर यानी चिकन मुर्गे का शेप, रूस्टर का शेप ज़्यादा लिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एनेमोमीटर, स्टॉर्म और हमारा रिमेनिंग चैप्टर। थैंक यू।